Morning students, today we are going to discuss about mitosis. Now mitosis क्या होता है? Mitosis सेल की वो वाली डिवीजन है यहाँ पे सेल डिवाइड करता है and it gives rise to two cells and surprisingly each cell carry the same number of chromosome as the parent had. For example, ह्यूमन बीइंग के केस में हमारे हर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जब हमारी बॉडी का सेल डिवाइड करता है फॉर ग्रोथ पर्पस और रीजनरेशन प्रोसेस वट एवर द मीन इज, तो उस टाइम पे जब सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है तो दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं. मतलब क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते हैं, दे रिमेन द सेम. आज दो सेल डिवाइड करके दो वो बना देगा. माइटोसिस को सबसे पहले एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया था इन केस ऑफ प्लांट्स, whereas Waldo Fleming ने in case of animals, and the term mitosis was coined by the same person, that is Waldemar Fleming. तो माइटोसिस की प्रक्रिया को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइटोसिस जो है वो दो हेडिंग में हम पढ़ते हैं. नंबर 1 इज इंटरफेस एंड नंबर 2 इज माइटोटिक फेस. कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंटरफेस जो है वो रेस्टिंग फेज में, इवन कुछ बुक्स में ये रॉन्गली लिखा भी होगा, बट बेसिकली इंटरफेस जो है वो सबसे एक्टिव फेज होती है. बिकॉज सेल जो है वो अपनी एक्टिविटी की पीक में होता है ड्यूरिंग इंटरफेस. इंटरफेस फर्दर 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है. पहला है G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज. G1 फेज में क्या होता है कि सेल अभी डिवाइड होके दो छोटे कंपोनेंट में बन जाता है. मतलब एक सेल जो बड़ा था वो डिवाइड हो गया, उसने दो छोटे छोटे सेल बना दिए. अब G1 फेज में क्या होगा, ये सेल ग्रो करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज. तो ये सेल ग्रो करेंगे सो दैट दे एक्वायर द सेम साइज एज द पेरेंट हैड. इस केस में साइटोप्लाज्म भी गेन होगा और cell organelles such as chloroplast in case of plant cell and mitochondria in case of animal cell, उसकी भी जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा. देन सिंथेसिस फेज, जिसे हम एस फेज भी बोलते हैं. इस फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट करते हैं और क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के केस में हम उसे 2n लिखते हैं. 2n का मतलब दो सेट है ये. तो 2n, n हो गया 23, 2 इंटू 23 डेट इज 46. तो हम बोलते हैं ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस का ही सेट होता है. तो ये जो है वो रेप्लिकेट करके डीएनए की सिंथेसिस की वजह से 4n में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अलावा सेंट्रियोल की डिवीजन भी एस फेज में होती है. कई बुक्स में लिखा हुआ है कि वो G1 फेज में होती है, कई बुक में लिखा हुआ है G2 फेज में होती है. बट इट्स रॉन्ग. सेंट्रियोल की जो डिवीजन है वो एस फेज में ही होगी. देन G2 फेज. G2 फेज में क्या होगा कि सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स जो हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, जहाँ साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट है, वो रेप्लिकेट करेंगे और अपनी डबलिंग करेंगे. डबलिंग से भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया G1 फेज में डिवाइड करके ज़्यादा बन रहा था, वो उसकी प्रोसेसिंग कंटिन्यू रहेगी इवन इन G2 फेज. बट S फेज में जो प्रोसेसिंग है वो एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड रहती है फॉर क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल. G2 के बाद सेल एंटर करता है इनटू माइटोटिक फेज. नो, माइटोटिक फेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. Now, first of all, we are going to discuss about karyokinesis. Karyokinesis को हम माइटोसिस में 4 हेडिंग के अंदर बढ़ते हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो फेज। इस फेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डीस्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे अब वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल जो कि डिप्लोसोम की फॉर्म में है वो अपोजिट एंड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन वो क्या करेंगे, अपने आप को थिकनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो थिकनिंग ऑफ द क्रोमोसोम नो गोइंग टू बी स्टॉप। और जब थिकनिंग ऑफ द क्रोमोसोम हो रही होती है उस टाइम पे कोहेजन प्रोटीन होता है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि स्पिंडल सेंट्रियोल है डिप्लोसोम की फॉर्म में, वो दो अपोजिट एंड सेल के वहां पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डीस्टेबलाइज होकर डिसॉल्व होना शुरू कर रही है। अब इसके अलावा क्या होगा कि न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो रिलीज हो रहा है साइटोप्लाज्म में। प्रोफेज के बाद जो फेज आती है डेट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम अपने मैक्सिमम कंडेंसेशन में पहुंच गया होता है और वो हाईली थिकन्ड होते हैं। क्रोमोसोम की स्टडी जो है वो बेसिकली मेटाफेज में ही की जाती है, बिकॉज क्रोमोसोम जो है वो पर्टिकुलर शेप में आगे होते हैं और वो माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली विजिबल होते हैं। हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं ड्यूरिंग ओनली सच स्टेज दैट इज मेटाफेज। क्योंकि मैंने कहा कि मेटाफेज में क्रोमोसोम थिकन्ड हो जाते हैं, थिकनिंग के साथ साथ वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर आल्सो। साइमल्टेनियसली क्या होता है कि डिप्लोसोम जो कि अपोजिट एंड में पहुंच चुके हैं वो स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं। स्पिंडल अपरेटस क्या होता है कि वो प्रोटीन की लंबी आप कह सकते हो जैसे डोर होती है, इस तरीके से वो एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरपोलर आर पोलर और नॉन क्रोमोसोमल स्पिंडल अपरेटस, जो कि एक पोल से दूसरे पोल तक एक्सटेंड होता है, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल या काइनेट कोर टाइप ऑफ स्पिंडल अपरेटस। वो क्या करता है कि एक साइड से वो अपने क्रोमोसोम के साथ अटैच करेगा और दूसरे साइड का डिप्लोसोम इस साइड के क्रोमोसोम के साथ अटैच करेगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर आल्सो। मेटाफेज के बाद आती है स्टेज एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि वो जो स्पिंडल अपरेटस है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ड्यू टू डीपॉलिमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन की वजह से स्पिंडल अपरेटस बन रहा था, अब डीपॉलिमराइजेशन की वजह से वो शॉर्टनड हो रहा है। अगर वो शॉर्टनड हो रहा है तो क्या करेंगे, आधे क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और आधे क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, दैट इज अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली ये क्रोमोसोम नहीं है, ये उनकी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो कि अपोजिट साइड में मूव कर रही है। इन शॉर्ट हम क्रोमोसोम को नहीं बोल रहे क्योंकि आधे नंबर हो रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो 4n नंबर बन गया था तो 2n इस पोल पे जा रहा है और 2n इस पोल पे जा रहा है। सो एनाफेज में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट टूवर्ड द पोलर एंड वो हो रहा है, और इस मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम को टूवर्ड द अपोजिट पोल को हम बोलते हैं वालेट ऑफ द क्रोमोसोम। एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम फिर से ल्यूकिड कंटेंट को गेन करना शुरू कर देता है और वो फिर से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। अब सारी प्रोसेस रिवर्स हो रही है। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डिसॉल्व हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, वो फिर से धीरे धीरे रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा और वो पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, एक इस पोल पे और दूसरा दूसरे पोल पे, मतलब अपोजिट पोल में अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
बन जाएगा और न्यूक्लियर कंटेंट जो कि पहले लीक आउट हो चुका था अब वो फिर से रीगेन कर जाएगा। न्यूक्लियोलस जो प्रोफेज में डिसअपीयर हो चुके थे वो फिर से अपीयर हो जाएंगे। अब न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज साइटोकाइनेसिस। इनके साथ प्लांट सेल में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस के टाइम पे जो गोल्जी एपरेटस है वो अपने वेसिकल को बनाते हैं, वो फ्रैग्मोप्लास्ट एक लेयर बना देता है बिटवीन द टू न्यूक्लियस और सेल डिवाइड कर जाता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या होता है कि फारो डी फारो बनते हैं इन द साइटोप्लाज्म एट द इक्वेटोरियल लाइनिंग और वो फारो जो है वो डीपन होते जाते हैं अनटिल वो दोनों फारो एक दूसरे से फ्यूज ना कर जाए। एज ए रिजल्ट 2 सेल बन जाते हैं एंड इन सेल कैरी द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट हैड। क्योंकि ये सेल पेरेंट सेल के डिवीजन से बने हैं तो पेरेंट के कंपैरेटिवली इनका साइज छोटा है। दे अगेन एंटर इनटू इंटरफेस और ये ग्रोथ फेज में फिर से चला जाएगा। होपफुली आपको माइटोसिस की समझ आ चुकी होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मियोसिस।